बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम फाइलम काइनेडोर्मेटा की आखिरी क्लास क्राइनोइडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस वो भी आ जाए। तो इसके कंटेंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, then sea lilies, feather stars, maintenance functions, reproduction and development, and last by further phylogenetic considerations. First of all, introduction of class Crinoidea. तो क्लास क्राइनोइडिया, ग्रीक वर्ड क्राइनोन का मतलब होता है लिली और ओइडस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इसका पूरा जो लफ्ज़ी मतलब बना इन द फॉर्म ऑफ लिली, जो कि एक फ्लावर होता है, उससे मिलती जुलती इनकी शेप होती है। इस वजह से इनको क्राइनोइडिया या क्राइनोइडियंस कहा जाता है। इसके अंदर जो इसके मेंबर्स हैं इनको आम लैंग्वेज के अंदर सी लिलीज एंड फीदर स्टार्स कहा जाता है, यानी कि दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक सी लिलीज का, एक फीदर स्टार्स का। जितने भी इकाइनोडर्मेटा आपने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़े हैं, एक तो ये सबसे शक्ल सूरत के अंदर, बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके लिहाज से और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो सबसे डिफरेंट है, दूसरा ये सबसे पुराने हैं। यानी कि आपका ये मल्टीपल चॉइस बन गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक पे भी है। सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुराने ओल्डेस्ट इकाइनोडर्म कौन से हैं, तो वो क्लास क्राइनोइडिया। तो इसकी आजकल 630 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन फॉसल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि पेलियोज़ोइक एरा के अंदर इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ और भी पाई जाती थी जो अब एक्सटिंक्ट हो गई। तो इसकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की तादाद का जो एस्टीमेट है वो 2000 से 5000 के दरमियान है। तो पेलियोज़ोइक एरा के अंदर यानी कि 60 करोड़ साल पहले से लेके 20 करोड़ साल पहले तक ये पाए जाते रहे, और ज़मीन के अंदर, ओशंस के अंदर ये 40 करोड़ साल तक मौजूद रहे। फिर टाइम के साथ साथ उनमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए, और जो बच गए हैं वो यही 630 स्पीशीज़ हैं जो आज भी पाए जाते हैं। ये इसकी एक जनरल पिक्चर है। फर्स्ट सी लिलीज़ की बात करते हैं। तो सी लिलीज़ एक स्टॉक यानी कि डंडी के साथ किसी सबस्ट्रेट रॉक वगैरह के साथ परमानेंटली अटैच्ड रहते हैं। जो इसका सिरा अटैच होता है उस नीचे से चौड़ा चिपटा डिस्क की तरह का होता है, और उसके आगे जिस तरह से किसी प्लांट की रूट्स होती हैं, इस तरह की एक्सटेंशंस होती हैं जो सबस्ट्रेट के अंदर गड़ी होती हैं, जिससे जानवर पक्का वहीं पे ही एंकर्ड रहता है। उसके बाद इसकी जो स्टॉक यानी कि डंडी लाइक पोर्शन होता है, इसमें डिस्क की तरह के ऑसिकल्स पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जिस तरह से आप ऐसे समझें कि आपके पास एक ही साइज़ के कॉइन्स हैं, समझें 10-10 रुपए वाले कॉइन्स हैं, काफ़ी सारे 60-70 कॉइन्स आपने एक दूसरे के ऊपर रखे और वो बिखरे ना, उनके चारों तरफ टेप लपेट दी, जो वो रोल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वैसा ही इसके अंदर स्पोर्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर ऑसिकल्स जो कॉइन लाइक या डिस्क लाइक होते हैं वो एक के ऊपर एक, उनका एक स्टैक होता है, उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू लिपटा होता है। इससे इसकी जो पेरेंट्स है जॉइंटेड आती है, यानी कि जिस तरह नोड्स इंटरनोड से बने नज़र आते हैं ना प्लांट्स के अंदर, इस तरह से इसके स्टॉक के ऊपर भी बने नज़र आते हैं। तो स्टॉक के ऊपर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको सिरी कहा जाता है, और वो वर्ल्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, बॉटनी वाले बच्चे का एक्विसीटम आपने प्लांट पढ़ा था। तो ये है तो जानवर, लेकिन इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक्विसीटम से बड़ा मिलता जुलता है। वैसे इसके ऊपर नोड्स होते हैं, रिजेस एंड फरोज बने होते हैं, और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जिस तरह उस पर ब्रांचेस का एक वर्ल होता था, इसके ऊपर सिरी का एक वर्ल होता है। तो इसका दूसरा जो ऊपर वाला सिरा बनता है उसको क्राउन कहा जाता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड क्राउन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरी एंड क्राउन। तो वो सिरा जो इसका अपोजिट साइड पे होता है, स्काइबोरल्स एंड होता है, और ये भी स्पोर्ट के लिए इसके अंदर भी ऑसिकल्स का एक ग्रुप पाया जाता है। इस वाले पोर्शन को केलेक्स कहते हैं।
अच्छा बच्चों, ये इसकी डायग्राम है सी लिली की। तो नीचे इसका स्टॉक वाला पोर्शन है जिसके अंदर डिस्क लाइक या कॉइन लाइक और सिगल्स एक के ऊपर एक अटैच होते हैं। इससे ऊपर वाले पोर्शन को कैलेक्स कहते हैं। ये सारा पोर्शन ऊपर वाला कलेक्टिव नेम इसका क्राउन है। इसमें नीचे कैलेक्स है और ऊपर इसके आर्म्स है। और इसके ऊपर ये जो बारीक बारीक फीदर लाइक छोटी प्रोजेक्शंस है बाजुओं पे, इनको पिन्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट वाली पिक्चर है ये थोड़ी डिटेल्ड पिक्चर है। ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक दूसरी बुक से ऐड की है। इसके अंदर देखें, एक तो इसके स्टेम के ऊपर वो जॉइंट्स जो बने वो नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इस पे थोड़े थोड़े फासले पे ये जो इसकी सीरी हैं ये वर्ल्स की फॉर्म में, घेरों की फॉर्म में अरेंज है। स्टॉक, सीरीज़ के ऊपर कैलेक्स वाला पोर्शन, आर्म्स और उसके पिन्यूल्स। तो ये बहुत अच्छे से एलेबोरेटेड है यहाँ पे। अच्छा, अब जो बी वाली पिक्चर है इसको थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने यही डिस्कस करना है। तो इसका ऊपर वाला पोर्शन देखें, इसके अंदर जो वाइट कलर से बने हुए आर्म्स इसके भी 5 ही होते हैं, यानी कि बाजू इसके 5 ही हैं। तो वो फर्दर आगे जाके मज़ीद ब्रांचिंग से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इसके आर्म्स हैं, आर्म्स के ऊपर पे न्यूल्स पाए जाते हैं, वो लेबल्ड है। दरमियान में इसका माउथ होता है और उसके एक साइड पे, यानी कि ऊपर वाली साइड पे माउथ है, ऊपर वाली साइड पे ही एनस है। और दो आर्म्स के दरमियान वाली जो जगह होती है इसको इंट्रा एम्बोलेक्रल एरिया कहा जाता है। अच्छा, तो ये वही जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे अभी कि 5 बाजू के एलेक्स के साथ अटैच होते हैं। ये बाजू फर्दर ब्रांच्ड होते हैं और इनको सपोर्ट देने के लिए इनके अंदर भी ऑसिकल्स पाए जाते हैं। तो बाजुओं के ऊपर जो छोटे वाली ब्रांचेस होती हैं इनको पिन्यूल्स कहते हैं। जिस तरह से फीदर के अंदर किसी परिंदे का आपने पर देखा हो तो उसके अंदर एक प्लास्टिक लाइक पोर्शन जिसको शाफ्ट कहते हैं और उसकी साइडों पे बारीक बारीक उसके फाइबर से होते हैं, तो वैसे नज़र आते हैं। हर बाजू के अंदर जो ट्यूब फीड होते हैं 2 कतारों के अंदर होते हैं। बाजुओं के अंदर एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाई जाती हैं, जो सारी नालियाँ मतलब कि इसके माउथ की तरफ को आती हैं, फीडिंग में हेल्पफुल है। और माउथ और एनस दोनों इसकी अपर सरफेस यानी कि ओरल सरफेस पे ही पाए जाते हैं। एक दफ़ा से दोबारा देखें कि माउथ और एनस दोनों इसकी अपर सरफेस पे यानी कि ओरल साइड पे ही पाए जाते हैं। तो ये एक चीज़ डिफरेंट है, अदरवाइज़ माउथ और एनस पिछले जितने भी आपने एनिमल्स पढ़े उनमें ऑपोजिट एंड्स पे थे। इस पे दोनों के दोनों एक ही सिरे पे हैं। अगला आता है फीदर स्टार्स। तो फीदर स्टार्स शक्लो सूरत में तकरीबन सी लिली से मिलते जुलते ही हैं। एक मेजर डिफरेंस इनके अंदर ये होता है, इनमें स्टॉक वाला पोर्शन नहीं पाया जाता और ये एक जगह पे लगे भी नहीं रहते। इसलिए ये पानी के अंदर इजीली एक जगह से दूसरी जगह तैर के भी जा सकते हैं। और दूसरा, ये सबस्ट्रेट पे या बॉटम पे आहिस्ता आहिस्ता रेंग भी सकते हैं। तो इसका जो एबोरल एंड होता है, मतलब जो क्राउन है, वहाँ पे जड़ों की तरह के सिरी एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब ये किसी सबस्ट्रेट पे बैठा रेस्ट कर रहा होता है तो ये वाले सिरी उस सबस्ट्रेट के साथ चिमट जाते हैं ताकि पानी के फ़्लो के साथ ये जानवर इधर उधर ना बह जाए। दूसरा, जब इसको तैरने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके जो बहुत सारे बाजू होते हैं ये इनको ऊपर नीचे करके तैरता है। इसकी वीडियो तैरते हुए कि मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और बाजुओं के सिरों से ही ये किसी सबस्ट्रेट पे रेंगते भी हैं। तो ये फिगर 16.15 है, क्लास क्राइनोइडिया फीदर स्टार लियोमेट्रा की एग्जांपल है। इसके अंदर इसके सबसे नीचे सिरी है, उसके बाद इसका कैलेक्स वाला पोर्शन है, इसके आर्म्स है। अगेन ऊपर पोर्शन को क्राउन कहते हैं, वैसे इसका माउथ दरमियान में होता है। तो ये एक रियल वाले एग्जांपल है। कलर का थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि जो आपने पीछे देखा है इसका कलर थोड़ा ब्लू पर्पल सा है और ये जो अगले वाला फीदर स्टार बना हुआ है इसका कलर येलो ऑरेंज है। तो इसके अलावा भी कई तरह के कलर्स के अंदर आते हैं। ये भी वही है, अब इसका कलर डिफरेंट है, ये वाइट और रेड के शेड्स के अंदर है।
नेक्स्ट मेंटेनेंस फंक्शंस। तो सर्कुलेशन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए और एक्सक्रीशन के लिए ये सारे फंक्शन जिस तरह से आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे ये वैसे ही हैं। फीडिंग के अंदर ये जो अपने बाजू इधर उधर फैले होते हैं उनको सस्पेंशन फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई भी प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करता हुआ इनके बाजू के पास आता है तो इसके ट्यूब फीट उसको पकड़ लेते हैं और एम्बोलेक्रल ग्रूव्स के अंदर मौजूद सीलिया उसको आगे आगे प्रोपेल करते हुए इसके माउथ तक पहुंचा देते हैं। अब ये जो नीचे थोड़ा इटैलिक्स में और डिफरेंट कलर के अंदर लिखा हुआ है कि फीडिंग का ये वाला मेथड पिछले जो आपने काइनोडर्म्स पढ़े सी स्टार्स वगैरह उनके अंदर नहीं पाया जाता, उनसे डिफरेंट है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसके बारे में यही कहते हैं कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है उसका जो एक्चुअल फंक्शन था वो फीडिंग था। बाद में टाइम के साथ साथ ये इवॉल्व किया, उसका फंक्शन चेंज हो गया, लेकिन उसका जो एक्चुअल और इनिशियल प्राइमरी फंक्शन था वो फीडिंग था। दूसरा डिफरेंस इनके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर आता है कि जैसे सेंट्रल डिस्क के अंदर या माउथ के इर्द गिर्द या फेरिंग्स के इर्द गिर्द एक नर्व रिंग पाया जाता है, इनके अंदर वो नर्व रिंग नहीं होता। उसकी बजाय एक कप की तरह का नर्व मास होता है यानी कि न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है जो कैलक्स के निचले हिस्से में पाया जाता है। इससे रेडियल नर्व्स निकलते हैं और हर बाजू के अंदर एक एक नर्व जाते हैं आगे उसके पर फिर फर्दर सब ब्रांचेस होती हैं और वो इसके ट्यूब फीट को, इसके बाजुओं में मौजूद मसल्स को, इसकी मूविंग को और इसकी स्विमिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो बाकी काइनोडर्म्स की तरह से जो क्राइनोइडिया ये भी डाइशियस होते हैं। तो इसके गैमेट्स इसकी सिलोम के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम मतलब कि बारीक सी लेयर होती है उसके अंदर बनते हैं और इसके बाजुओं के अंदर जो गैप्स यानी कि स्लिट्स बनी होती हैं उनके थ्रू बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट टोटली एक्सटर्नल है यानी कि गैमेट्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं, सी वाटर के अंदर ही फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज होते हैं और वहीं पे उसकी फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है। जबकि कुछ दूसरी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो अपने बाजुओं के ऊपर ही अपने एग्स को रखती हैं, वहीं पे वो फर्टिलाइज होते हैं और वहीं पे इसके एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। उसके बाद जो उसका एम्ब्रियो लार्वा में चेंज हो जाता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, वो अपनी शक्लें बदलता है और उसके बाद फिर किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो बाकी गाइनोडर्म्स की तरह जो क्राइनोइडिया है इनके अंदर भी रीजनरेशन की बड़ी अच्छी एबिलिटी पाई जाती है और इनके कोई बाजू वगैरह या सिरी कोई पार्ट कट जाए तो ये उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये वाली पिक्चर है ये भी आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं दूसरी बुक से ऐड की है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर आपको इसका ये थोड़ा जो नीचे बड़ी वाली डायग्राम है ना नीचे लेफ़्ट साइड पे, इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले जो इसमें ग्रीन कलर की ट्यूब है ऊपर से स्टार्ट होती है नीचे से बैंड का आकर लेफ़्ट साइड को मुड़ जाती है। ये वाली ट्यूब बेटा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्योंकि इसका माउथ और एनस दोनों एक ही साइड पे होते हैं इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्वाइल्ड ट्यूब की शक्ल का होता है। तो उसके बाद इसके अंदर सिरी, एक्सियल ग्लैंड, आर्म ओसिकल्स, एक्सियल साइनसेस, ये सारा कुछ। उसके बाद जो बी वाली पिक्चर है ना ऊपर, ये इसके बाजू के अंदर उन स्लिट्स की बात हो रही है जो मतलब ब्लैक कलर से बने हुए हैं, अंदर ग्रीन आउटलाइन वाला, ये वो स्लिट्स हैं जहाँ से इसके गैमीट्स वगैरह बाहर डिस्चार्ज होते हैं। उसके बाद ये नीचे डी वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिफिड ग्रुप ऑफ पोडिया, सेक्यूला, स्पाइनी, टर्मिनल, पिनुलर्स। ये वो जगह है जहाँ पे अपने बाजुओं पे अपने एग्स को रखते हैं, जहाँ पे वो डेवलप होते हैं और उसके बाद ये मज़ीद लार्वल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये जो नीचे पर्पल कलर का अंडा सा बना हुआ है ई वाला, ये इसका लार्वा है, तो इसके लार्वल फॉर्म की पिक्चर। इसके अंदर भी वही लार्वा जैसा बाकियों के अंदर बनता है फ्री स्विमिंग, इनके अंदर भी वैसा ही फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। नेक्स्ट इसमें आता है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस।
इसके अंदर बेसिकली इसका मतलब ये होता है, और इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितने हमने जानवर पढ़े हैं इनका आपस में क्या लिंक है, यानी कि एक फाइलम के जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं इनमें से कौन सी क्लासेस हैं जो आपस में ज़्यादा रिलेटेड हैं, कौन सी हैं जो एक दूसरे से कम रिलेटेड हैं। उसके बाद अपने से पिछले ग्रुप्स के अंदर और अगले ग्रुप्स के साथ इनके क्या रिलेशंस बनते हैं, और एक ओवरव्यू हम देखते हैं उन कैरेक्टर्स का जो पिछले ग्रुप्स के अंदर नहीं थे, इस ग्रुप के अंदर आकर शामिल हुए। तो इसकी आगे डायग्राम भी आएगी, उसको भी डिस्कस करते हैं, और साथ जो इसकी थ्योरी है इसको पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ज़ूलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो इकानोडर्म है बेसिकली रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, या मोर प्रिसाइजली रेडियल सिमेट्री की एक स्पेसिफिक टाइप जिसको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ये उस सिमेट्री पे बने हुए हैं। लेकिन बिलीव वो यही करते हैं कि इसके जो एंसेस्टर्स थे जिससे सारे इकानोडर्म्स बने वो बजाते खुद बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल थे, और वो अच्छे खासे एक्टिव लाइफस्टाइल वाले एनिमल थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ और ये एक्टिव से स्लो स्लगिश सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ आ गए, तो फिर इनकी सिमेट्री भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हुई बायलेटरल से रेडियल सिमेट्री तक आ गए। यानी कि इनको कुछ 40 करोड़ साल का टाइम मिला था, इतने टाइम के अंदर इस तरह का चेंज आना पॉसिबल है। तो सबसे पुराने जो इसके फॉसिल्स मिलते हैं वो भी 600 मिलियन ईयर्स यानी कि 60 करोड़ साल पुराने हैं। उससे भी इस चीज़ का सबूत मिलता है कि ये ट्रांजिशन जो चेंज आया था यानी कि बायलेटरल से रेडियल सिमेट्री, ये कैसे हुआ। इसके अलावा जो इसके कदीम फॉसिल्स मिलते हैं उससे इस चीज़ का भी पता चलता है कि इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ऑसिकल्स वाला एंडोस्केलेटन वो कैसे बनना शुरू हुआ। तो आजकल जितने भी गायनोडर्म्स पाए जाते हैं इसके अंदर से इसकी क्लास क्राइनोइडिया जो हमने आज पढ़ी है ये पुराने फॉसिल्स के साथ सबसे ज़्यादा मैच करती है। वजह इसकी ये है कि क्राइनोइडिया वाहिद इसकी क्लास है जो अपने वाटर वास्कुलर सिस्टम को फीडिंग के अंदर यूज़ करते हैं, आइदर सस्पेंशन फीडिंग के अंदर, फिल्टर फीडिंग के अंदर। जबकि बाकी गायनोडर्म्स हैं जिस तरह से सी स्टार्स वगैरह हैं वो अपने वाटर वास्कुलर सिस्टम को लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे ज़ूलॉजिस्ट यही एस्टीमेट लगाते हैं कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का असल फंक्शन था यानी कि फीडिंग। बाद में टाइम के साथ साथ इनका जब लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो उन्होंने उसका फंक्शन फिर लोकोमोशन के साथ जोड़ लिया। इसके अलावा ये जितने भी क्राइनोइडिया, एक चीज़ आपने देखी कि इन सब का माउथ ऊपर वाली साइड पे होता है, जबकि आपने बाकी काइनोडर्म जितने भी बड़े सी स्टार, ब्रिटल स्टार वगैरह उनका माउथ नीचे वाली साइड पे होता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसके बारे में भी जो ज़ूलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो माउथ ऊपर वाली पोजीशन है यही इसके एक्चुअल पोजीशन थी, और इसके एंसेस्टर्स के अंदर भी ये ऐसे ही था। माउथ ऊपर वाली साइड पे होता था, उसके इर्द गिर्द इसके बाजू होते थे जिनके ऊपर एक्सटेंशंस, ट्यूब फीट वगैरह लगे होते थे, और वो इसको फीडिंग के अंदर हेल्प करते थे। छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के दरमियान में इसके माउथ में फेंक देते थे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो एंडोस्केलेटन है ये जो इसके बाजू इनको सपोर्ट देने के लिए बना, और चूँकि इनका लाइफस्टाइल सिसाइल एक जगह से दूसरी जगह इसमें से बहुत सारे मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बॉडी को किसी हद तक सख्त करने के लिए बना ताकि प्रेडेटर्स के लिए बिल्कुल हलवाई ना साबित हो कि जो है इनको खाए और वो हो जाए। तो बहुत सारे जो मॉडर्न इकानोडर्म्स हैं ये ज़्यादा मोबाइल है, मतलब कि चल फिर सकते हैं। तो फ्री लिविंग लाइफस्टाइल है, सेकेंडरीली डिराइव्ड है, मतलब ये कि शुरू में इसके एंसेस्टर्स जो थे फ्री लिविंग थे, मूव कर सकते थे, फिर दरमियान में एक ट्रांजिशन आई और ये लाइफस्टाइल चेंज करके सीडेंटरी, स्लो, स्लगिश, एक ही जगह पे अटैच्ड किस्म के एनिमल्स बन गए। उनके अंदर से फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे बने हैं जिन्होंने दोबारा से मूव करना शुरू किया, यानी कि एक करैक्टर उन्होंने बाद में दोबारा से सीखा। अक्सर जो इकानोडर्म्स हैं जिनका माउथ नीचे को होता है ये उनकी बात हो रही है, और जो माउथ नीचे वाली पोजीशन जिस तरह सी स्टार का माउथ नीचे की तरफ को होता है, तो ये प्रीडेशन के लिए और स्कैवेंजिंग लाइफस्टाइल के लिए, स्कैवेंजर कहते हैं मुर्दाखोर को,
स्कैवेंजिंग मुर्दाखोरी करना, या फिर पानी में कोई मरा हुआ जानवर है जो पानी की तह में बैठ गया है उसको खाना। तो चूँकि ये चल फिर सकते हैं और इनका माउथ नीचे को होता है, इसलिए ये बॉटम पे बैठे हुए या पड़े हुए किसी भी जानवर को पकड़ के खा सकते हैं। अगर कोई जानवर मरा पड़ा है उसको भी खा सकते हैं। लेकिन अगर इनका माउथ ऐसे ऊपर को होता तो फिर ये बॉटम पे पड़े हुए जानवरों को नहीं खा सकते। यानी कि ये एक चेंज आया। जो इनके इंसेस्टर्स या शुरू वाले ग्रुप्स थे, जिस तरह क्राइनोइडिया ही है, इनका माउथ ऊपर को है, जबकि मॉडर्न इकाइनोडर्म जिस तरह से सी स्टार्स वगैरह, इनका माउथ नीचे को है। इसी तरह से वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस आए, यानी कि इनके अंदर एम्प्यूली बने, सक्शन डिस्क बने और फीडिंग टेंटिकल्स बने। तो ये सारे अडाप्टेशंस हैं जो उन्होंने टाइम के साथ साथ लोकोमोशन और फीडिंग के लिए सीखे। यानी कि जो इसकी मोबाइल टाइप्स हैं, अगेन सी स्टार, लिटिल स्टार वगैरह, उनके अंदर ये वाले सारे एक्सटेंशंस जो इसके इनिशियली एंसेस्ट्रल फॉर्म्स के अंदर नहीं थे, वो यहाँ पे आके ऐड हुए। तो वो आइडिया, यानी कि जो फ्री लिविंग लाइफस्टाइल है, ये सेकेंडरी, मतलब पहले नहीं था, एंसेस्टर सेडेंटरी थे, फिर उससे ये जो मॉडर्न वाला ग्रुप बना ये। तो ये कुछ इकोनोडर्म्स को देख के आइडिया इस तरह से पक्का होता है जिस तरह से इरेगुलरली शेप्ड एक्टिनॉइड्स होते हैं कुछ, यानी कि सी अर्चिन वगैरह और सी क्यूकम्बर वगैरह। तो सी क्यूकम्बर अब देखें कि है तो वो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, लेकिन वो इस ग्रुप के अंदर जो इसके एनिमल्स, उनके एक बेसिक करेक्टर यानी कि रेडियल या पेंटा रेडियल सिमेट्री को पूरा नहीं करता। कल ही आपने पढ़े थे सी क्यूकम्बर, और वो सारे के सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से आई? इनिशियली उसके अंदर भी रेडियल या पेंटा रेडियल सिमेट्री ही पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, सुस्त लाइफस्टाइल से मोबाइल या एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ गया, चाहे सुस्त ही सही लेकिन मूव करना शुरू किया, तो उसकी सिमेट्री चेंज होकर बायलेटरल सिमेट्री में तब्दील हो गई। उसके बाद इकानोडर्मेटा के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके जो डिफरेंट क्लासेस आपने पढ़ी हैं, एस्ट्रॉइडिया, होलोथोरॉइडिया, एक्नोइडिया, क्राइनोइडिया वगैरह, इनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लियर नहीं है। तो इसके बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे भी हैं जो कैम्ब्रियन पीरियड तक के पुराने, मतलब इतने पुराने तब भी होते थे, लेकिन उनमें और आज पाए जाने वाले इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, किससे क्या बना किससे क्या बना, वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट जो फिगर है, इसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की थोड़ी बात की जाएगी, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये वाली डायग्राम है, आपको मैं ये वाली डायग्राम ना समझने का तरीका बता देता हूँ। डायग्राम के अंदर एक तिरछी लाइन लगी है बड़ी है जो इसके दरमियान में है, और जो इसके अंदर वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर, जिसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूमरस एक्सटिंक्ट टैक्सा। ये जो लाइंस हैं ये इसकी डिफरेंट क्लासेस को शो करती हैं, और ये जो तिरछी लाइन नीचे से ऊपर को जा रही है, इसको नीचे से बढ़ना शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। ये शो कर रही है कि कौन कौन सा करेक्टर इसमें ऐड होता है। क्या जो करेक्टर जितना नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो करेक्टर सबसे पहले ऐड हुआ। जो करेक्टर इस लाइन में जितना ऊपर लिखा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर लिखा है एलोंगेशन ऑफ बॉडी ऑन ओरल एबोरल एक्सिस, मतलब ये कि ये करेक्टर सबसे बाद में ऐड हुआ है। उसके बाद फिर ऊपर देखें, सबसे लेफ्ट पे इसके अंदर लिखा है क्राइनोइडिया। जो जानवर जितना लेफ्ट पे ग्रुप का नाम लिखा होगा, मतलब वो उतना ही पुराना ग्रुप है। जैसे जैसे राइट की तरफ जाता जाएगा, ये उतना ही नया ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नीचे लिखा है वाटर वास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे काइंडली आ जाए। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर बनने वाला पहला करैक्टर, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ओपनिंग बनी, यानी कि इस तरह का अपर्चर रिंग बना, जिसको मेड्रीपोराइड कहते हैं, जो इसके माउथ के पास ओपन होता है। ठीक है, तो ये करैक्टर किन में पाया जाता है? तो इसके बहुत सारे पुराने ग्रुप्स के अंदर टैक्सा ग्रुप्स होते हैं जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए सारे। उसके बाद अगला करैक्टर इसके अंदर आया पेंटारेडियल सिमेट्री। उसके बाद इसकी ओपन एम्बोलेक्रल ग्रूव्स और
ये अपनी एबोरल सरफेस के साथ किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये 3 करैक्टर आए, जो ग्रुप बना उसका नाम था क्लास क्राइनोइडिया, जो हमने पढ़ी। तो ये 3 इसके मेन करैक्टर थे। इसके साथ मज़ीद है कि आर्म्स जिनके ऊपर सीलिया वाले ग्रूव्स यानी कि नालियाँ सी बनी हुई थी, ताकि उसके थ्रू सस्पेंशन फीडिंग यानी कि पानी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या प्लैंक्टन्स हैं उनको पकड़ के माउथ तक ले जाके खाया जा सके। अब उसके बाद अगला चेंज आया। चेंज क्या था? ओरल सरफेस ओरिएंटेड टू सबस्ट्रेट, यानी कि क्राइनोइडिया का मुंह ऊपर वाली साइड पे था। अब यहाँ पे आके चेंज आ गया, माउथ निचली साइड पे हो गया। अगला चेंज, ट्यूब फीड और सक्कर्स या सक्कर्स वाले ट्यूब फीड ये लोकोमोशन के अंदर यूज़ होना शुरू है। जो ग्रुप बना उसका नाम है स्ट्रॉइडिया, जिसके अंदर सी स्टार्स आते हैं। करैक्टर इसका क्या है कि 5 रेज हैं और जो सेंट्रल डिस्क से ब्रॉडली कनेक्टेड है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक। अब अगला करैक्टर जो इसके बाद ऐड हो रहा है कि एम्बोलेक्रल ग्रूव्स पहले ओपन थी, अब चेंज क्या आया? एम्बोलेक्रल ग्रूव्स बंद हो गई और ट्यूब फीड के ऊपर जो सक्कर्स पाए जाते थे वो ख़त्म हो गए। ग्रुप बना ओफियूरोइडिया। नेक्स्ट अगला करैक्टर ऐड हुआ, एम्बोलेक्रल ग्रूव्स बॉडी के साथ साथ पूरी आगे तक, पहले मतलब थोड़े हिस्से में थी, अब लंबे हिस्से तक गए। और स्केलेटल प्लेट्स आपस में मिलके एक सिंगल पीस टेस्ट या शेल बना। ग्रुप का नाम एक्टिनोइडिया, जिसके अंदर सी अर्चन्स वगैरह आते हैं। तो ये करैक्टर मिले, ये ग्रुप बना। अब सी अर्चन के बाद जो मज़ीद एडवांस करैक्टर, स्केलेटल प्लेट्स साइज़ में छोटी होती होती छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स के अंदर चेंज हो गई और बॉडी गोल गेंद की तरह नहीं रही, बॉडी खीरे की तरह से ओरल एबोरल एक्सिस पे लंबी हो गई, यानी कि क्यूकम्बर की एक साइड पे माउथ, दूसरी साइड पे एनस। जो ग्रुप बना उसका नाम है होलोथुरोइडिया, जिसके अंदर सी क्यूकम्बर्स आते हैं। यानी कि आपने जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ा, इसके अंदर से क्राइनोइडिया जो आज पढ़ा है हमने, ये इसका सबसे पुराना ग्रुप है, इसकी ओल्डेस्ट क्लास है। और इसके अंदर से सबसे मॉडर्न या एडवांस्ड ग्रुप है होलोथुरोइडिया, जिसके अंदर सी क्यूकम्बर्स आते हैं। ये वो ग्रुप है जिसने टाइम के साथ साथ पेंटा रेडियल सिमेट्री को छोड़ के दोबारा से बायलेटरल सिमेट्री अडाप्ट कर ली। ठीक हो गया। तो बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट इस बात पे करते हैं कि एक्टिनोइड यानी कि ये जो सी अर्चन वाला ग्रुप है और जो होलोथुरोइड है ये क्लोजली रिलेटेड है। उसके अंदर भी क्लोजली रिलेटेड थे, वन आफ्टर अनदर आते थे। अभी अपने डायग्राम देखिए। और जो ओफियूरॉइड्स हैं ये एक्टिनोइड या होलोथुरोइड लिनिएज से या एस्ट्रो लिनिएज किससे रिलेटेड है, इस चीज़ पे बहस है। यानी कि जो ब्रिटल स्टार होते हैं, ब्रिटल स्टार का करीबी रिश्तेदार कौन सा है? ब्रिटल स्टार का करीबी रिश्तेदार या तो सी स्टार है या फिर ये सी अर्चन और सी क्यूकम्बर है। इसके ऊपर डिफरेंट जोलॉजिस्ट अपने अपने व्यूज़ पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि ब्रिटल स्टार और सी स्टार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं कि चाहे शक्ल सूरत का डिफरेंस है लेकिन ब्रिटल स्टार अपने से अगले ग्रुप यानी कि सी अर्चन्स वाले ग्रुप के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इसकी एक और क्लास है, क्लास कॉन्सेंट्री साइक्लॉइडिया। जब मैं आपको इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसके अंदर ये आपको दिखाए थे। इसकी एवोल्यूशनरी लीनिएज में, फाइलोजनी में कहाँ पे पोजीशन आती है इसके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा बहस है। इसी वजह से जो आपने अभी ये टेबल सा देखा फिगर 16.17 यानी कि ये वाली, इसके अंदर आप देखें कि इसकी 5 क्लासेस दी हुई हैं, लेकिन इसकी छठी क्लास, क्लास कॉन्सेंट्री साइक्लॉइडिया, इसके अंदर नहीं दी हुई है। वो क्लास आपके कोर्स में भी शामिल नहीं है। अच्छा तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो मेरे से पूछ सकता है, ग्रुप में मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।